हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसएस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 50 है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ आगे के फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम लेजर बनाते थे सन्डी क्रेडिटर के या सन्डी डेबिटर के, मतलब जिनसे माल खरीदते थे या फिर जिनको माल बेचते थे जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि कहीं पर हम सेलेक्ट करते थे रजिस्ट्रेशन टाइप में, यहाँ पर आपने देखा होगा कंपोजिशन या फिर कहीं कंज्यूमर, रेगुलर या फिर अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये किस टाइप के डीलर होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे टैक्स लायबिलिटी के बारे में, ठीक है, टैक्सेबिलिटी के बारे में, यानी कि इसमें एग्जैम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन टाइप आपका ये है, इसमें यहाँ पर कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड 4 प्रकार के डीलर होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप का मतलब ये होता है कि जीएसटी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मतलब बात करते हैं जीएसटी की, ठीक है। तो क्या होता है कि जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है, तो वो रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है, रेगुलर होते हैं या फिर कंपोजिशन होते हैं। और अनरजिस्टर्ड का मतलब जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो फिलहाल ये आप जीएसटी से रिलेटेड डीलर है, इनसे हम पूरा कंप्लीट देखते हैं थ्योरी बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास थ्योरी है और इसमें हम समझते हैं। देखिए रेगुलर डीलर कौन होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर डीलर वो होते हैं जिनका टर्नओवर जो होता है वो 1.5 करोड़ से ऊपर होता है पर यूनिट, यानी कि पूरा एक साल का जो टर्नओवर होता है, अगर किसी का 1.5 करोड़ से ऊपर है, समझ गए ना। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जो माल हम खरीदते हैं और जो बेचते हैं, मतलब पैसा जो हमारे पास आता है जाता है, तो वो होता है टर्नओवर, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं की जा रही, टर्नओवर की बात की जा रही है। जैसे अगर आपने 5 लाख का माल खरीदा और उसे 6 लाख में बेचा है, तो यहाँ पर आपका जो टर्नओवर है वो कितना हो गया, 6 लाख का हो गया, ठीक है। तो ये टर्नओवर जो होता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्नओवर है, अगर आपका 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप रेगुलर डीलर होंगे और आपको जीएसटी में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, समझ गए ना। और आपको प्रॉपर टैक्स भी देना होगा। जब रेगुलर डीलर, यानी रेगुलर अगर आप हैं, तो जब भी आप माल खरीदेंगे या फिर माल बेचेंगे तो आपको टैक्स दोनों कंडीशन में देना होगा, ठीक है। आप जब खरीदेंगे तो आपको टैक्स पे करना होगा और जब आप बेचेंगे तब भी आपको पहले तो टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद में जो बचता है वो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेगुलर डीलर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना चाहिए, ठीक है, या करवाता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन डीलर की। तो कंपोजिशन डीलर क्या होता है, तो देखिए कंपोजिशन एक स्कीम होती है, ठीक है। कंपोजिशन डीलर को भी जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, समझ गए ना। लेकिन जीएसटी यहाँ पर कंपोजिशन डीलर को कुछ छूट मिल जाती है स्कीम के अंतर्गत। उसमें क्या होता है, इसमें कौन आते हैं, देखिए इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता है, लेस देन, यानी कि 1.5 करोड़ के अंदर होता है, कितना भी हो, समझ गए ना। वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, वो कंपोजिशन डीलर होते हैं, ठीक है। और इनको जो टैक्स होता है, तो जब ये माल खरीदते हैं और जब माल ये बेचते हैं तो ये जो है मतलब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा समझ सकते हैं आप, जो कंपोजिशन डीलर है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कंपोजिशन रेगुलर डीलर से माल खरीदेगा, ध्यान देना इस बात पर, अगर कंपोजिशन डीलर रेगुलर डीलर से माल जो है वो खरीदेगा तो इस सिचुएशन में कंपोजिशन डीलर जो है वो रेगुलर डीलर को टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर कंपोजिशन डीलर रेगुलर को सेल करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल, तो इस कंडीशन में जो कंपोजिशन डीलर है वो रेगुलर वाले डीलर से टैक्स नहीं लेगा, समझ गए ना। मतलब कंपोजिशन डीलर को टैक्स कलेक्ट करने का कोई हक नहीं है, वो सिर्फ टैक्स पे करेगा, कलेक्ट नहीं कर सकता। वो होते हैं कंपोजिशन डीलर जो 1.5 करोड़ से जिनका टर्नओवर नीचे होता है, ठीक है। तो फिर ये जीएसटी में जब इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, तो देखिए कंपोजिशन डीलर जो होते हैं उन्हें हर बार हर महीने मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल नहीं करनी होती। वो क्या करते हैं, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 9, ये सब जो है मतलब रिटर्न इनका भरते हैं और कुल मिला के इनको जो है टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। मतलब इनका जो भी टर्नओवर होता है 1.5 करोड़ से अंदर होना चाहिए, पहली चीज। मान लेते हैं 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1 करोड़ पर 1% के हिसाब से गवर्नमेंट इनसे टैक्स ले लेगी। और अगर कोई बिजनेस ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, फॉर रेस्टोरेंट, तो उस कंडीशन में अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो उससे 5% का टैक्स लिया जाएगा टर्नओवर पर, समझ गए ना। तो आई थिंक समझ गए होंगे रेगुलर और कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन एक स्कीम होती है जिसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता है, समझ गए होंगे आई थिंक। अगला है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होते हैं, तो देखिए टर्नओवर लेस देन 20 लाख पर एनएम, यानी कि जिनका टर्नओवर जो होता है 20 लाख रुपए से कम होता है हर साल, वो जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं। और अनरजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो करवा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब उनका जो टर्नओवर होगा 20 लाख से ऊपर जाएगा तो वो या तो रेगुलर बन जाए या फिर वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे, समझ गए ना। तो इनको मतलब
मतलब ना तो टैक्स मतलब कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर एक बचता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? तो यहाँ पर ये जो रेगुलर कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड थे, ये थे मतलब ये क्या करते थे, ये माल खरीदते थे और बेचते थे। दो चीज़ें करते हैं, रेगुलर क्या करता है, माल को परचेज करता है और आगे सेल कर देता है। कंपोजिशन भी यही करता है, मतलब टैक्स पड़े ना पड़े वो डिपेंड नहीं करता, वो तो मतलब अभी हम आगे देखेंगे कब कौन टैक्स पे करता है, ठीक है। फिलहाल कुल मिला के यहाँ पर रेगुलर क्या करता है, खरीदता है बेचता है, कंपोजिशन भी माल खरीद करके बेचता है और अनरजिस्टर्ड भी माल खरीद करके बेच देता है। लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो सिर्फ और सिर्फ माल खरीदता है। कंज्यूमर कौन होता है? हम लोग, ठीक है। जैसे आम लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं, यानी खत्म कर लेते हैं, अपने यूज़ में ले लेते हैं, उसे हम बेचते नहीं है ना, तो वो होता है कंज्यूमर। समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, ठीक है, कस्टमर ऐसे समझ सकते हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, वो सिर्फ परचेज करेगा। मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, हमेशा परचेज करेगा, वो सेल नहीं करेगा, वो सेल जो है वो नहीं करेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो कंज्यूमर को तो टैक्स वगैरह जो भी पे करना होता है वो उधर पीछे पे करना होगा जिससे खरीदेगा। कंज्यूमर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है और इसे गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं करना है। हालांकि ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स कंज्यूमर ही पे करता है। ये आपको हमने तब समझाया था जब समझाया था कि टैक्स एक्चुअली में कौन पे करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो टैक्स का पैसा होता है वो कंज्यूमर की जेब से ही जाता है, यानी उपभोक्ता जो यूज करेगा, और गवर्नमेंट के पास जो होता है वो टैक्स इनडायरेक्टली पहुंच जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर के बारे में आपको पता चल गया कि कौन से डीलर किस टाइप के होंगे, मतलब उनका क्या टर्नओवर होगा, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमने जो कैश स्टडी 3 पढ़ी थी, आपको याद होगा, हमने जो कैश स्टडी 3 वाली जो हमने टैली पर काम किया था, वहाँ पर जो मिस्टर जोशी थे वो कौन से डीलर थे, वो रेगुलर डीलर थे। आपको याद होगा कौन से डीलर थे, रेगुलर डीलर थे। हमने उनको कब बताया था कि टैली को हमने कब बताया कि जोशी जो है वो रेगुलर डीलर है, तो आपको याद होगा जब हम कि मतलब F11 प्रेस करके F3 प्रेस किया था, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में गए थे, और वहाँ पर जब हमने जीएसटी को फर्स्ट टाइम ऑन किया था तो उस समय हमने बताया था कि जो जोशी हैं वो क्या है, रेगुलर डीलर हैं, और इनका ये जीएसटी नंबर है, और ये सारी डिटेल हमने तब डाली थी वहाँ पर, ठीक है। ये आप मान के चलिए जब जुलाई में मतलब शुरुआत में जीएसटी लगा था तब की बात है, ठीक है। जब कैश स्टडी 3 में हमने कंपनी बना करके और 2 महीने 3 महीने उस पर किए थे, फिर जुलाई में जब जीएसटी की एंट्री आई थी तब हमने जीएसटी वाला ऑप्शन ऑन करके बताया था टैली को कि जो जोशी हैं वो रेगुलर डीलर हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। तो जोशी क्या थे, रेगुलर डीलर थे। तो अब इनमें से आप एक ही चीज़ हो सकते हैं, या तो आप रेगुलर डीलर हो सकते हैं, या फिर कंपोजिशन हो सकते हैं, या फिर अनरजिस्टर्ड, या फिर आप कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात नहीं करते क्योंकि आपको कंज्यूमर को पता है वो सिर्फ माल क्या करेगा, परचेज करेगा और उपयोग कर लेगा, यानी खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमने बताया ना कि या तो आप रेगुलर हो सकते हैं, कंपोजिशन, या फिर अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तीनों में से सिर्फ एक ही चीज़ तो हो सकते हैं, एक टाइप के डीलर हो सकते हैं। तो जो कैश स्टडी 3 पर हमने काम किया था वहाँ पर हम रेगुलर थे, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि कौन सा डीलर किससे माल खरीदेगा, तो कब टैक्स लगेगा और कब टैक्स नहीं लगेगा, वो यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से जो है मतलब इसको आराम से बाद में भी पढ़ सकते हैं, नोट कर ले जो भी है फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पे दिया गया, अगर रेगुलर डीलर परचेज टू रेगुलर डीलर, यानी कि अगर रेगुलर डीलर परचेज करता है माल को किससे, रेगुलर डीलर से ही, तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी जीएसटी जो है वो लगेगा, जो भी आइटम खरीदेगा उसके हिसाब से उसका जो भी रेट होगा। समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। और अगर रेगुलर डीलर जो है वो कंपोजिशन डीलर से अगर वो माल खरीदेगा, समझ गए ना, कंपोजिशन डीलर से, तो हमने आपको बताया ना कि कंपोजिशन डीलर जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, समझ गए ना। कंपोजिशन डीलर जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, अनरजिस्टर्ड भी जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेगुलर डीलर परचेज करेगा कंपोजिशन डीलर से, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कंपोजिशन डीलर तो सेल ही कर रहा होगा ना। अगर रेगुलर डीलर यानी हम खरीद रहे हैं तो सामने वाला बेच ही तो रहा होगा। तो रेगुलर डीलर अगर परचेज करेगा तो कंपोजिशन वाला सेल कर रहा होगा। तो जब कंपोजिशन सेल करेगा तो कंपोजिशन जब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता तो इस कंडीशन में रेगुलर डीलर को टैक्स पे ही नहीं करना है। तो यहाँ पर जीएसटी क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा, बिना जीएसटी के विदाउट जीएसटी एंट्री होगी। समझ गए होंगे आई थिंक। तो जब भी आगे से ध्यान रखना, अगर आप किसी कंपोजिशन डीलर से माल को खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रेगुलर डीलर जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है, ठीक है, रेगुलर डीलर अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेगा तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होती है, मतलब यहाँ पर जीएसटी तो लगती है लेकिन जो टैक्स होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। आप ये एंट्री भी हमने देखी है, आपको याद होगा हमने क्या किया था, अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा था तो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर को टैक्स ना दे करके हमने क्या किया था, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का एक एंट्री पास की थी। वहाँ पर हमने टैक्स ऑफ जो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है।
और वो टैक्स जो था हमने गवर्नमेंट को पे करने के बाद में हमने उसका जो था मतलब क्लेम करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था और उसके बाद जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज कर दी थी। तो ये प्रोसेस होती है कब, जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर के से माल अगर हम खरीदेंगे यानी रेगुलर डीलर खरीदेगा तो इस केस में टैक्स जो होगा वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर को नहीं पे करेंगे। समझ गए ना? तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें तो समझ आ गई। तो आप वही चीज़ हमने बताई ना कि आप या तो रेगुलर हो सकते हैं, यहाँ पर इन 3 मतलब ये 3 चीज़ें आप पे लागू होंगी, या फिर आप कंपोजिशन हो सकते हैं, या फिर आप अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। मतलब 3 में से आप सिर्फ एक ही होंगे। तो अगर आप रेगुलर है तो आप इसको पढ़ ले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप सारा कुछ समझ लें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आगे समझाते हैं। अब यहाँ पर कंपोजिशन डीलर की बात करते हैं। तो अगर कंपोजिशन डीलर परचेज करता है कंपोजिशन डीलर से ही तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि कंपोजिशन डीलर अगर परचेज करेगा कंपोजिशन से तो इसका सीधा मतलब है कंपोजिशन डीलर सेल ही तो कर रहा होगा। मतलब ये बंदा जो है कंपोजिशन डीलर ये खरीद रहा है किससे? कंपोजिशन डीलर से। तो जाहिर सी बात है कि बेचने वाला भी तो कंपोजिशन डीलर ही है। और हमने आपको बताया कि कंपोजिशन डीलर किसी भी हालत में जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो जीएसटी है वो लगेगी ही नहीं। ठीक है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर कंपोजिशन डीलर परचेज करेगा रेगुलर डीलर से, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है जीएसटी लगेगी। कंपोजिशन डीलर रेगुलर डीलर से अगर खरीदेगा तो रेगुलर डीलर तो जीएसटी लगाएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जीएसटी अप्लीकेबल होगी। ठीक है, और अगर कंपोजिशन डीलर जो है अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेगा तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगी, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगी। और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड से ही तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर रेगुलर से खरीदेगा तो वहाँ जीएसटी लगेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर रेगुलर बीच में आ रहा है, ठीक है, रेगुलर अगर आ रहा है तो वहाँ पर तो आपका जो है मतलब जीएसटी लगना ही लगना है। ठीक है, और बाकी अगर अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन की बात करें तो वहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज करेगा कंपोजिशन से तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगी। आप बस इतना ध्यान रखें कि अनरजिस्टर्ड डीलर और कंपोजिशन डीलर ये दोनों ही टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये माल बेचेंगे तो टैक्स जो है वो ये लोग नहीं ले सकते, किसी को भी बेचे। ठीक है, चाहे वो रेगुलर के भी बेचे या कंपोजिशन को ही बेचे या फिर कंपोजिशन अनरजिस्टर्ड को बेचे, किसी को भी। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का जो हक है वो सिर्फ किसके पास है? रेगुलर डीलर के पास है बस। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई परचेज की बात। अब आगे बढ़ते हैं और सेल्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगले चार्ट में बताया गया है कि अगर रेगुलर डीलर सेल करता है रेगुलर को तो यहाँ जीएसटी लगेगी। रेगुलर डीलर अगर कंपोजिशन को सेल करेगा तब भी जीएसटी लगेगी, और रेगुलर डीलर अनरजिस्टर्ड को सेल करेगा तब भी जीएसटी लगेगी। ठीक है, क्योंकि रेगुलर डीलर तो टैक्स कलेक्ट ही करेगा, सामने वाला कोई भी हो, कंपोजिशन हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो या फिर कंज्यूमर हो। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के केस में कहीं कहीं पर जो है जीएसटी नहीं लगती है, उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, जहां पर एग्जाम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल 3 ऑप्शन थे। ठीक है, यहां पर अभी हम समझते हैं कि कौन सा डीलर किससे खरीदेगा या बेचेगा तो जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो चीज समझ रहे थे। ठीक है, फिर कंपोजिशन डीलर अगर किसी को भी बेचता है, कंपोजिशन डीलर किसी को भी बेचे, रेगुलर को या कंपोजिशन को या फिर अनरजिस्टर्ड को, तो जीएसटी जो है वो नहीं लगेगी। और अगर अनरजिस्टर्ड भी बेच रहा है किसी को भी तो वहां पर भी जीएसटी जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों लोग टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो बेचने पर टैक्स ये लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। और इन पर एक लिमिट होती है कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं और जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं ये सिर्फ मतलब इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। इंटर स्टेट सेल जो है इनके लिए नॉट अलाउड है। इंटर स्टेट सेल का मतलब ये अपनी स्टेट से बाहर माल को बेच नहीं सकते, खरीद तो सकते हैं, कंपोजिशन हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर इनके माल खरीदना होगा तो ये दूसरी स्टेट से खरीद सकते हैं। यानी हम अगर हम यूपी के हैं और अगर हम कंपोजिशन है या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो हम एमपी से माल खरीद तो सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि बिहार में बेचें तो नहीं बेच सकते। मतलब अपनी स्टेट से बाहर माल को बेच नहीं सकते। कौन? कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, तो स्टेट के बाहर जब हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट सेल जो है वो नॉट अलाउड है कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में आपको पता होगा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपनी ही स्टेट में और इंटर स्टेट का मतलब होता है स्टेट के बाहर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि जो है रेगुलर डीलर, कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर क्या होते हैं और कब किससे माल खरीदता है तो कब टैक्स लगता है और कब टैक्स नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं टैक्सेबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसके बारे में जान लिया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में जान लिया, कंपोजिशन, कंज्यूमर और रेगुलर अनरजिस्टर्ड क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टैक्सेबिलिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, टैक्सेबिलिटी में जो एग्जाम्प्ट का मतलब होता है छूट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो नहीं पड़ता है, मतलब कंज्यूमर को हम बेच रहे हैं या किसी को भी बेच रहे हैं तो कभी कभी टैक्स जो होता है वो नहीं लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है टैक्स की छूट दे दी जाती है, तो उसको हम एग्जाम्प्ट के अंतर्गत चढ़ाते हैं। टैक्सेबिलिटी जब हम डालते हैं तो क्या करते हैं उसको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं। एग्जाम्प्ट का मतलब छूट होता है। ठीक है,
नील रेटेड का मतलब होता है जिन आइटमों पर टैक्स नहीं लगता है। आपको पता होगा जी कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो 0% के अंतर्गत आते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वो नील रेटेड होंगे, ठीक है, नील रेटेड होंगे वहां पर। और जिन पर टैक्स लगता है, जैसा कि हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, वो होता है आपका टैक्सेबल, ठीक है, वो आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में भी समझ गए होंगे, सिंपल सी चीज़ें थी। तो यहाँ पर कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट होगा, नील रेटेड होगा, टैक्सेबल होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन टाइप में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कंज्यूमर है, कौन कंपोजिशन है, कौन रेगुलर है, कौन अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर तो आप पहचान सकते हैं। देखिए कंपोजिशन होगा तो वो जब कस्टमर माल खरीदने आपसे आएगा या आप उससे खरीदेंगे तो वो तो पता चल ही जाएगा, कंज्यूमर में भी पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको वहीं पर पता चलेंगी जब आप इस एंट्री को मतलब एक्चुअली में करेंगे, ठीक है, रियल लाइफ में जब इसको यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पता चल जाती है। और टैक्सेबिलिटी में भी आपको पता चल जाता है कि आइटम पे एग्जेम्प्टेड यानी छूट मिल रही है, टैक्स लगना है कि नहीं लगना है, या फिर नील रेटेड है या फिर टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बात करें टैली में, तो यहाँ पर टैली में हमने कैश स्टडी 3 यानी कि जो मतलब जीएसटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद जीएसटी था वो कंप्लीट कर लिया था। कुछ चीज़ें जो बीच बीच में छूट रही थी वो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने टैक्सेबिलिटी में भी समझ लिया क्या होती है, और रजिस्ट्रेशन टाइप भी हमने समझ लिया क्या होता है। और अगले वीडियो में जो है हम समझेंगे कि अकाउंटिंग फीचर में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, कब कौन सा ऑप्शन ऑन किया जाता है, कब कौन सा ऑफ किया जाता है, कब किसकी ज़रूरत पड़ती है। और हम देखेंगे साथ में इन्वेंट्री फीचर के बारे में, ठीक है, अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर। तो आई थिंक यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर टैली में आप कुछ अलग सीखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कोई ऑप्शन छूट रहा है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ और उस पर भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।